जो 1 जूल है वो बराबर होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अगर इसको हम डिस्टेंस 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, तो ये हमारा हो जाएगा। तो असाइनमेंट हम निकाल सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्क डन है वो ये उसकी असाइनमेंट ये है, ये फोर्स की है और ये डिस्प्लेसमेंट की असाइनमेंट है। जो फोर्स है किसी भी अगर हमें फोर्स को हमें प्लॉट करना है डायग्राम के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, तो यहाँ पे अगर हम फोर्स ले लें वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लें तो हम इस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसे अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, फोर्स अगर हमें दे रखी है 10 न्यूटन दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट जो है 1.0 मीटर आपका दे रखा है, तो यहाँ पे जो ये शेडेड पोर्शन पूरा होगा ये हमारा जो वर्क डन है उसको रिप्रेजेंट करेगा, जो भी ये पूरा शेडेड पोर्शन है यही सारा। तो 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर जो है 10 जूल के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ग्राफिकली। जब फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं होगी तो वर्क डन जो होगा उसको फिर भी हम निकाल सकते हैं एरिया निकाल के, जो भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ में जो एरिया आएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो उससे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी बताया है। अगर वर्क डन इक्वल टू 0 होगा तो कब होगा, ये यहाँ पे कंडीशन बता रखी है। वर्क डन की जो डेफिनेशन है उससे आप देख सकते हैं कि जो फोर्स एक्ट कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर वो 0 होती है तो F0 हो जाएगा, तो वर्क डन जो है ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा। तो जब भी फोर्स 0 होगी तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर 0 होता है तब भी वर्क डन जो है वो 0 हो सकता है। तो वर्क डन 0 होने के दो हमारे पास केस है, अगर फोर्स उस पर 0 लग रही है तब, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ होगा तब। तो वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट पे अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तब भी होगा जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, तब भी वर्क डन 0 होगा। एग्जाम्पल बता रखा है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो, जैसे कि एक वॉल है उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो डिस्प्लेस नहीं करती है वॉल अपनी जगह से, तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी चीज़ से फोर्स लगा रहे हो लेकिन आज किसी चीज़ से फोर्स नहीं लगा रहे हो, और फोर्स अगर नहीं लगा रहे तो वैसे भी वर्क डन उसकी चीज़ के ऊपर होगा ही नहीं। इस केस में यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ जो है उठा के खड़े रहते हैं और टायर्ड फील करते हैं। अब वहाँ पे फोर्स जो है लग रही है, हमारी मसल्स की फोर्स लग रही है, अगर हम कोई चीज़ भारी चीज़ उठा के खड़े हुए हैं, लेकिन हम वहाँ पे हम डिस्प्लेस नहीं होंगे उस पोजीशन से जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो इस केस में साइंटिफिकली हम कह सकते हैं वर्क डन कोई नहीं हो रहा होगा। जैसे कोई कुली है, अगर वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है भारी सामान लेके, लेकिन वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो वो काफ़ी टायर्ड फील करेगा, लेकिन फिर भी उसके जो मसल्स है वो काफ़ी वीक फील करेंगे, इंटरनल एनर्जी उसमें लग रही है बॉडी की, लेकिन फिर भी वहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसने अपनी पोजीशन से नहीं हिला है इसलिए। तो साइंटिफिक केस में इसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा होगा। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। जो वर्क डन है किसी फोर्स के द्वारा जब कोई फोर्स लग रही होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है वर्क डन और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन है। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल, अगर आप व्हील चेयर को पुश कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर, तो व्हील चेयर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगी तो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ऐसे केस में वर्क डन जो हो रहा है व्हील चेयर पे वो पॉजिटिव होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा फोर्स के, तो वर्क डन उस केस में नेगेटिव होगा। जैसे कि अगर किसी बॉल को स्टॉप करते हुए गोल के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, जिस तरफ से बॉल आ रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो गोल कीपर जो है वो उस टाइम पे नेगेटिव वर्क डन कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स जो लग रही है वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, और यहाँ पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में पॉजिटिव वर्क डन होगा और इस वाले केस में हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, हम देखते हैं जो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाती है और उस पर वर्क डन होता है। तो क्या इससे जो ऑब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी जो है वो क्या वो बढ़ जाती है। तो कंसिडर करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स। एक फील्डर है, वो एक क्रिकेट बॉल को थ्रो कर रहा है विकेट की तरफ, तो जो मूविंग बॉल होगी वो विकेट को हिट करेगी तो इससे वो गिर जाएगी। सिमिलरली एक फ्लावर पॉट है, उसको कुछ हाइट तक आप उठाओगे तो वो डैमेज हो जाएगा, अगर वो फॉल करेगा नीचे गिर जाएगा तो वो डैमेज हो जाएगा। इस केस में जो बॉल है और जो पॉट है उनकी एक कैपेसिटी होती है काम करने की, तो ऑब्जेक्ट जो है
उसकी कैपेसिटी होती है काम करने की, तो उसी को एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जो बॉल है और जो पॉट है, वो उसको एनर्जी मिली कहाँ से? तो जो बॉल है उसको एनर्जी मिली है जो वर्क डन किया होगा फील्डर ने उस बॉल को थ्रो करने के लिए, और जो पॉट है उसको एनर्जी मिली है जो वर्क डन हो रहा होगा उसको किसी हाइट तक ऊपर उठाने के लिए। जब पॉजिटिव वर्क डन हो रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वह एनर्जी को गेन करती है। जो ऑब्जेक्ट है उस एनर्जी को यूज़ करती है जब हम कोई फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इससे वो मूव करने लग जाती है और इससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। एग्जाम्पल, जब एक बॉल है वो हिट करेगी एक विकेट को, तो वो अपनी एनर्जी को विकेट पे ट्रांसफ़र कर देगी, जिसकी वजह से विकेट जो है वो मूव कर जाएगी अपनी पोजीशन से। तो वर्क डन हम ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, उसकी एनर्जी रिलेट कर रही है एक दूसरे के ऊपर, तो वर्क डन हम बॉल पे कर रहे हैं। लेकिन जो बॉल है जब वो हिट करेगी जब वो विकेट पे, तो विकेट पे हिट करने के बाद वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगी। जो वर्क डन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में वो होता है चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं वर्क डन और एनर्जी का? तो वर्क डन जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो इक्वल होगा चेंज इन इट्स एनर्जी, एनर्जी में जितना चेंज आ रहा होगा। ये थ्योरम जो है ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है उसके एक सिस्टम पे के लिए काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। इवन जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर कांस्टेंट नहीं है तब भी ये अप्लाई होती है। ये थ्योरम जो है, जो एस यूनिट होती है एनर्जी की वो सेम होती है जो वर्क की होती है, जूल में ही होती है इसकी भी। नाउ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? तो हमें पता है एनर्जी जो है वो कैपेसिटी है किसी काम को करने की। एग्जाम्पल जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके थे, जो एनर्जी है बहुत फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो एनर्जी जो है वो फॉर्म भी चेंज भी हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, बल्ब जब ग्लो करता है, तो ऐसी थर्मल एनर्जी जो होती है पानी की वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में। जो केमिकल एनर्जी है फूड की, जो हम खाते हैं तो उससे पावर मिलती है मसल्स को, और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से जब बैल है जब वो रिंग कर रही होती है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी बैल की, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। तो आप देख सकते हो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एनर्जी होगी ड्यू टू मोशन और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो थर्मल एनर्जी होगी वो होगी जिससे ऑब्जेक्ट वार्म या हॉट होती है, तो वो थर्मल एनर्जी होगी। लाइट एनर्जी कब होगी? एनर्जी दैट अलाउ अस टू सी, जो हमें देखने में काम आती है एनर्जी, उसको लाइट एनर्जी बोलते हैं। जो साउंड एनर्जी जो होती है वो एयर की और जो बाकी मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, उसकी वाइब्रेशन की जो एनर्जी होती है उसको साउंड एनर्जी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चार्ज जो है उसके मोशन के से रिलेटेड करती है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एनर्जी होगी न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होगी, वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। जो केमिकल एनर्जी है वो एनर्जी होगी जो कि फ्यूल में या फिर जो फूड है उसके अंदर केमिकल बॉन्ड के रूप में एटम्स के बीच में स्टोर होगी, उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो ये कुछ एनर्जी के टाइप्स बता रखे हैं। अब है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो उसके मोशन या पोजीशन की वजह से होती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है या उसकी जो पोजीशन जो उसकी होगी उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। अब है काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। जितनी मूविंग ऑब्जेक्ट होती हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे कि साइकिल, कोई रोलिंग बॉल है वो, या कोई व्हीकल जो है मूव कर रहा होगा। अब वो जो ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसकी वजह से ही उसके अंदर मोशन होता है। कॉमनली हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। कंसिडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और मूव कर रही है, तो वो सर्टेन वेलोसिटी को अटेन कर रही है। उससे फोर्स मान लो F लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो वर्क डन हमारा होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जितनी उस पर फोर्स लग रही होगी और जितनी उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके हिसाब से जो वर्क डन होगा फोर्स का वो इक्वल होगा जितनी एनर्जी गेन कर रही है ऑब्जेक्ट, जो कि होती है काइनेटिक एनर्जी इस केस में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इसलिए। तो हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का, कि सबसे पहले जो जनरल एक्सप्रेशन है वर्क डन का वो हमें पता ही है। जो ऑब्जेक्ट है अगर वो जो हम ले रहे हैं उसका मास अगर m है, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u होगी और फाइनल वेलोसिटी इसकी v होगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट उसमें होता है तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट हमारा s हो रहा है। सिंपली इस सिचुएशन में जो फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर वो कांस्टेंट है इस केस में, और जो एक्सेलरेशन a है वो भी कांस्टेंट होगा।
तो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे जो ये एस है इसको यही रखेंगे, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर को यहाँ पे माइनस में ले आएंगे और 2a हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। जो डेफिनेशन है वर्क डन की वो होती है एफ इंटू एस। जो फोर्स हमारी होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे एफ की जगह एम ए डाल दो, यहाँ पे एस की जगह एस ई आ जाएगा, तो वर्क डन जो है एम ए इंटू एस आ जाएगा। अब एस की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके थे ऊपर इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से ही वैल्यू जो है इस इक्वेशन के अंदर डाल देंगे, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एम ए इंटू एस की वैल्यू ये डाल दी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पे इसको अंदर ले लो तो a से यहाँ पे a कट जाएगा, एक a से a कटने के बाद ये 1/2 इसको बाहर ले लो तो हाफ m तो बाहर रह जाएगा, अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रह जाएगा। तो ये हमारी जो थ्योरम है इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। तो वर्क डन जो फोर्स कर रही होगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो उसमें एनर्जी में कुछ चेंजेस आ रहा होगा ऑब्जेक्ट के, तो वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो इसके इक्वल होती है। तो जितना चेंज हो रहा होगा एनर्जी में उसका जो चेंज जो है वो बराबर होगा वर्क डन के। इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की होती है वो u होती है, चेंज इन एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारे पास k की वैल्यू जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी u 0 होती है तो u यहाँ पे ज़ीरो डाल दो, सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा जो कि हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर। जो एसआई नोट होती है काइनेटिक एनर्जी की वो भी जूल में ही होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब पॉजिटिव वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। अगर नेगेटिव वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट पे तो वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। अगर कोई वर्क डन नहीं होगा तो फोर्स जो होगी ऑब्जेक्ट पे उसकी वजह से वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी ऐसे केस में। तो ये यहाँ पे कुछ केसेस बता रहे हैं कि किस केस में क्या होगा। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से होती है। हमने फोर्स कैसे अफेक्ट करते हैं मोशन पे वो हमने पढ़ा था। एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि एक कॉइन का एक स्टैक ले लेते हैं, उसको स्ट्रेच रबर जो है रबर बैंड है वो ले लेते हैं। तो जो कॉइन है, कॉइन को हम कैसे मूव कर सकते हैं, अगर जो रबर बैंड जो गुलेल जिस तरह से होती है तो इससे हम उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं इलास्टिक बैंड का यूज़ करके। तो जो ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में होगी उसको शूट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वो उसको गिरा सकते हैं। तुमने देखा होगा जो आर्चरी कंपटीशन है उसमें भी जो आर्चर्स होते हैं वो स्ट्रिंग को पुल करते हैं, वो जो धनुष है उसको बैंड करते हैं अपने आर्म्स में, और इस प्रोसेस में जब वो रिलीज़ करते हैं उसको बाण को जब रिलीज़ करते हैं तो जो धनुष का जो धनुष है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहता है, उसकी स्ट्रिंग लगी होती है तो स्ट्रिंग से खींच के उसको धनुष को ऐसे छोड़ देते हैं तो एरो जो है फ्लाई होता हुआ बॉ से दूर चला जाता है। ऐसे एग्जांपल में नोटिस करेंगे जो स्ट्रेच बैंड है अगर उसको रिलीज़ कर देते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो कांटेक्ट में होगी, इससे ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाता है जो कि उसको काइनेटिक एनर्जी दे देता है। ऐसे टाइम पे जो स्ट्रेच बैंड है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, उसकी शेप पे वापस आ जाएगा जब हम उसको तीर को छोड़ देंगे। तो ऐसे इस टाइप का ऑफ कॉइन है, उस पर बॉल अगर तुम थ्रो करोगे या एरो थ्रो करोगे तो इससे एनर्जी जो है उसमें आ जाएगी। तो वो एनर्जी उसमें खुद से नहीं होती लेकिन बल्कि ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो जो ये एनर्जी होगी जब स्ट्रेच्ड बैंड में या फिर जो बैंड बो में आएगी तो कैपेसिटी होती है काम को करने की, उससे उसकी शेप जो है उस पर वर्क डन हो रहा होगा। तो जो वर्क डन होगा फोर्स पे जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डीफॉर्मेशन कर सकती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को मतलब उसकी शेप को चेंज कर सकती है, फिर वापस उसी शेप को वैसे ही लेके आ सकती है। इसी तरह से हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं एक स्ट्रेच कंप्रेस स्ट्रिंग के ऊपर, तो तुम वर्क डन कर रहे होगे तो उसकी शेप को डीफॉर्म कर सकते हो और दोबारा से वो पोजीशन पे अपने शेप को दोबारा से चेंज करके वो अपने पोजीशन पे फिर से आ जाएगी। तो देख सकते हैं एक बॉल है, स्प्रिंग है, इसको पहले ऐसे खींच दो, खींचने के बाद छोड़ोगे तो वापस ये अपने पोजीशन पे फिर से आ जाएगी। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल बता रखे हैं यहाँ पे। इस प्रोसेस में जो स्प्रिंग है और अगर जो तुम इसको छोड़ोगे, इस केस में जब तुम छोड़ दोगे इसको पीछे खींचने के बाद, यहाँ बॉल लगा रखी है, इसको ऐसे आगे की तरफ खींचेंगे, खींचने के बाद छोड़ देंगे तो जो बॉल है स्प्रिंग जो है वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा, लेकिन जो बॉल है वो आगे इस तरह से चली जाएगी।
तो इससे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है इसके अंदर। तो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी जो होती है उसको स्टोर कर सकते हैं सिर्फ डिफॉर्मेशन के लिए ही नहीं, बल्कि जो अरेंजमेंट है किसी सिस्टम का उसको चेंज करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो रेपल करते हैं एक दूसरे को, जो अनलाइक पोल है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जब हम अनलाइक पोल से दो मैग्नेट को अलग अलग करते हैं तो वो आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल को अगर सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो वो रेपल करते हैं वो। तो जो मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होगी उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में चार्ज जो होंगे उनके बीच में जो चार्ज होगा, चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। तो मैग्नेट और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में यहाँ पे फोर्स दिखा रखी है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब एक सिस्टम किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इंटरेक्ट करता है फोर्सेस के साथ, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फोर्स, तो सिस्टम जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है उसकी पोजीशन की वजह से, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से। तो जो एनर्जी स्टोर होगी किसी ऑब्जेक्ट में, जब वो डिफॉर्म हो जाएगी इस एक सिस्टम के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के लिए एक सिस्टम ले रहे हैं, तो वो रिलेटिव पोजीशन की वजह से होती है। उसमें जो एनर्जी होगी वो उसकी पोजीशन की वजह से होती है, उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के बराबर होता है। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है ये। और जो वेरियस टाइप ऑफ पॉसिबल जो एनर्जी, जो अलग तरह के पॉसिबल वेज हैं, जब एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो एक सिंपलेस्ट केस हम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अर्थ बॉल सिस्टम के को लेते हैं यहाँ पे। जो अर्थ है वो ज़्यादा मासिव होती है बॉल के कंपैरिजन में, तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, अर्थ है और बॉल है, तो बॉल अर्थ की तरफ को अट्रैक्ट करती है, जो अर्थ है वो बॉल को अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो बॉल है वो अर्थ की तरफ मूव कर सकती है, लेकिन अर्थ बॉल की तरफ मूव नहीं कर सकती, मतलब हमें दिखाई नहीं देगी ऐसा होते हुए। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो स्टोर्ड एनर्जी होगी अर्थ बॉल सिस्टम में, वो सिंपली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उस बॉल की। यहाँ पे एक्टिविटी कर लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉल की है वो अगर निकालनी है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बॉल और अर्थ के बीच में। तो पोटेंशियल एनर्जी रेफर्स टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहले एक हैवी बॉल ले लेते हैं लार्ज कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर सैंड भरा हुआ है। जो बॉल है उसको 1 मीटर हाइट तक उसको ऐसे उठाते हैं, फिर उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इससे एक गड्ढा जो है सैंड में हो जाएगा। और जो बॉल है उसको अगर 2 मीटर की हाइट पे उठाते हैं, रिलीज़ कर देते हैं उसको डिफरेंट पोजीशन पे, तो सैंड जो है उसमें भी एक गड्ढा जो है वो इस तरह से हो जाएगा। वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए। रिपीट करो इस स्टेप को बार बार, कंपेयर करो कि कितना डेप्थ होती है डिप्रेशन की जब तुम उसको अलग अलग हाइट पे गिराते हो। तो पहले 1 मीटर की हाइट पे उठा के फिर नीचे गिराओ, फिर 2 मीटर की हाइट पे उठा के फिर नीचे गिराओ बॉल को, फिर 3 मीटर की हाइट पे उठा के नीचे गिराओ। तो आपको ये अलग अलग पोजीशन पे करना है, ताकि आप नोट डाउन कर सको कि सबकी पोजीशन अगर चेंज करने पे कितना फोर्स उस पर मिट्टी के ऊपर लग रही होगी। तो ऐसे से हम निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा हम ऊपर उठाएंगे उतना ज़्यादा गहरा गड्ढा उसमें होता जाएगा, आप ऐसे नोट डाउन कर पाओगे। तो जो डिप्रेशन उतना ही डीपेस्ट होगा जितनी बॉल को आप ऊपर से जितनी हाइट से गिराएंगे। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी तो सरफेस जो है अर्थ की उतनी ज़्यादा काम करेगी, तो बॉल के अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी। अगर उसको ग्रेटर हाइट तक उठाएंगे तो जो बॉल है उसको रिलीज़ कर देंगे, तो उस पर ग्रेटर हाइट से रिलीज़ करेंगे, तब भी एनर्जी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा जो है वो क्रिएट करेगी। जितनी ज़्यादा हाइट होगी बॉल की अर्थ की सरफेस से ऊपर, उतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं यहाँ से कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं। कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, और उसको हमने एक ऑब्जेक्ट तक उठाया, उसको एक ऑब्जेक्ट है उसको ग्रेजुअली उठाते हैं अर्थ की सरफेस से, तो हाइट h तक हम लेके जाते हैं। तो इसके ऊपर फोर्स हम अगर F फोर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो कि फोर्स जो है वो m/g के बराबर है। तो जो ये जो फोर्स लग रही है ये अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लग रही है। तो वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा होता है m/g और डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है h, तो इससे mgh निकल जाएगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो वर्क डन होगा किसी ऑब्जेक्ट पे वो होता है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम यू से नोट करते हैं, डब्ल्यू से नहीं करते हैं। तो इसकी वैल्यू यू इक्वल टू एम जी एच हो जाएगी, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जो यूनिट है पोटेंशियल एनर्जी की वो सेम ही होगी, जूल की होती थी, वर्क की होती थी, वही सेम होगी इसकी भी। और जो यूनिट होगी वर्क डन की उसकी भी सेम ही होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व करती है ये बता रखा है। जो सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो हम ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पॉइंट पे फ्रीली फॉल जो कर रही होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होती है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसको हमने लिफ्ट किया पॉइंट ए पे, पॉइंट ए तक उसको लिफ्ट किया इस ऑब्जेक्ट को, पहले यहाँ पे थी फिर उसको लिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ गए। तो कंसिडर कर लो एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसको ए पॉइंट पे लेके आए हैं जिसकी हाइट h है, उसको फिर ड्रॉप कर दिया इनिशियली। उसकी वेलोसिटी पहले u होगी और बाद में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब वो नीचे आएगी तो वो रेस्ट में आ जाएगी इसलिए। अब ए पॉइंट के लिए ए पॉइंट का यूज़ करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हमारा mgh हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए होती है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ऐसी ऑब्जेक्ट के लिए होती है जो मूव कर रही होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की हम मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी अगर mgh है, तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी mgh प्लस 0 हो जाएगा, मतलब सिंपल mgh हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को फॉल करेगी ग्रेविटेशन, जो ऑब्जेक्ट फॉल करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही फॉल करती है नीचे टाइम t में। मान लेते हैं कि अब ए से जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी की तरफ आ गई है वो ऑब्जेक्ट, और उसने हाइट यहाँ पे जो अटेन करी है वो मतलब नीचे से लेके ए तक तो हाइट h है हमारी, और नीचे से जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच में जो हाइट है हमारी, ये हमने एच डैश इसको मान लिया। तो हम ये ले हाइट निकाल सकते हैं, तो ये ले हाइट हमारी h माइनस एच डैश हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें अगर बी पॉइंट पे निकालनी है, यहाँ पे बी पॉइंट इस पे निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट की होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की होगी वो इक्वल होगी mgh डैश, जो कि इक्वल होगी mgh माइनस हाफ mg² t² के। फिर यहाँ पे जो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की वो हाफ mv² होगी, जिसको आप हाफ mg² t² भी लिख सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा इन दोनों का ऐड करके mgh माइनस हाफ mg² t² और हाफ mg² t², जो दोनों इक्वेशन इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे ये दोनों वैल्यू हाफ हाफ जो है वो सिंपल m हो जाएगा, क्योंकि आधा और आधा a के बराबर होता है इसलिए। तो यहाँ पे mgh हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जो mgh हमारा है ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, मतलब 1 नहीं होगा, माइनस है 1 प्लस है तो दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद सिंपल mgh हमारा आ जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ जब गिरती है टाइम t में तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है। मतलब किसी भी केस में जब ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही होगी। कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, तो इक्वेशन से हमें ये पता लगता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल है हाफ mg² t² के, जो कि इक्वल है डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी के हाफ mg² t² के। इससे शो होता है कि जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी मोशन की वजह से, और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, इक्वल टू mgh रहेगा। जैसे ऑब्जेक्ट मूव करती है ग्रेविटेशनल फोर्स से तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सेम रहती है। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑब्जेक्ट की जो है वो कंजर्व रहती है जब उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही होती है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक एक्टिविटी, जिसके अंदर इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी मान लेते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम जो है वो हम ले लेते हैं। सिंपल पेंडुलम का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम जो है एक सेटअप कर लेंगे, जैसे कि हम पहले भी ये कर चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। सिंपल पेंडुलम सेटअप कर लेंगे और जो वाइट शीट ऑफ पेपर है वो वॉल पे लगा देंगे पेंडुलम के पीछे और ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पोजीशन जो बॉब की है उसके लिए, जो ऑसिलेट नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे। जैसे इसको हमने कील से लगा दिया, सिंपल पेंडुलम को इसको हमने कील से लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे कील से लगाने के बाद यहाँ पे बॉब जो है नीचे लटका हुआ है, तो पेंडुलम जो है एक बार इधर जाएगा फिर एक बार इधर जाएगा, ऐसे फिर वापस आएगा,
फिर दूसरी तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये मूव करता है पेंडुलम। तो यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करेंगे जो एक्सट्रीम पॉइंट है, पहले वहाँ पे ऑसिलेशन को देखेंगे बॉब का कितना है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, कि यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट पर, यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट पे कितना है हमको यहाँ पे। पॉइंट पी जो है, पहले हम पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट पी पे, जो पॉइंट पी वाला है, इस पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh के बराबर होगी। कि यहाँ पे एक हाइट इसने अटेन कर ली ना इसलिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्यू है यहाँ पे से कोई भी हाइट नहीं है, तो यहाँ पे कोई हाइट ना होने की वजह से mgh की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। और जब ये हाइट h अटेन कर लेगा, यहाँ पे देखो दिखा रखा है छोटी सी हाइट h जो है वो h है, हाइट h को अटेन करने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के बराबर आ जाएगी। फिर जब पेंडुलम वापस आएगा दोबारा से, तो जो हाइट है उसकी कम होती जाएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी कम होती जाएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि हाइट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जो नीचे की तरफ आ रहा है इसकी वजह से। नेक्स्ट अब है पावर क्या होती है। मान लेते हैं कि हम एक बैग जो है कैरी करते हैं, स्टेयर्स पे जाते हैं अपने, या क्लासरूम में जा रहे हैं या रन कर रहे हैं स्टेयर्स में, 1 मिनट के लिए हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा चलने के लिए, हम धीरे धीरे चलेंगे 5 मिनट तक। इवन जो वर्क यहाँ पे हो रहा है, वर्क डन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम जब रन करते हैं 1 मिनट में जब हम रन करते हैं तो बहुत डिफरेंट होता है उस चीज़ को उठाने में, लेकिन धीरे धीरे मूव करते आते हैं तो उस पर वर्क डन उसके ऊपर होगा, तो उसके ऊपर पावर जो है लग रही होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट को उठा के चलते हैं या मूव करते हैं। तो जो पावर है ये एक अलग क्वांटिटी है। पावर जो है वो रेट होता है जिस रेट से वर्क डन हो रहा होता है। मैथमेटिकली जो एवरेज पावर है वो होगा हमारा वर्क डन। तो पावर की वैल्यू जो होती है वर्क अपॉन टाइम के बराबर होती है, वर्क डिवाइड बाय टाइम के बराबर होती है। ज़्यादा काम करना है अगर सेम इंटरवल पे तो उसके लिए ज़्यादा पावर चाहिए होती है, और सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो है शॉर्ट टाइम में भी हम कर सकते हैं, तो उसको ज़्यादा पावर चाहिए होगी अगर शॉर्ट टाइम में हमें किसी काम को करना है, सेम काम को करना है। तो जो SI यूनिट जो पावर की होती है उसको हम बोलते हैं वॉट। 1 वॉट जो है बराबर होता है 1 जूल, वर्क डन हो रहा होगा पर सेकेंड में, उसके बराबर होता है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अब है सिंपल मशीन। एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कि जो वर्क है ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें करना होता है या किसी और अदर फोर्स है उसके अगेंस्ट करना हमें होता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको उठाना है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराना है, तो ऐसे काम को करना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर हम मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे, तो वो हमें कम अप्लाई करनी पड़ेगी सिंपल मशीन का यूज़ करके, हम ऐसा कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम 3 तरह के सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे, एक पुली, इंक्लाइन प्लेन और लीवर के बारे में, ये समझने के लिए कि अब हम ये समझेंगे कि जो फोर्स है, अगर मैं ये समझना कि हाउ दीज मेक द टास्क फील ईजियर, काम को करना कैसे आसान हो जाएगा जब फोर्स अप्लाई करते हैं मशीन के ऊपर, तो उसको एफर्ट बोलते हैं। जो फोर्स है, जब फोर्स ओवरकम होती है तो उसको लोड बोलते हैं। और ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से मशीन चेंज करती है अपने मैग्नीट्यूड को जब फोर्स उस पर अप्लाई होती है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इसकी रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। जो मैकेनिकल एडवांटेज होगी वो हमारा होगा लॉड अपॉन एफर्ट। तो एडवांटेज जो मैकेनिकल है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब है पुली क्या होती है। तुमने देखा होगा एक फ्लैग या फिर जो लोड है उसको जब हम रेज़ करेंगे रॉप से, तो वो डाउनवर्ड सेक्शन को ऊपर की तरफ पुल कर देगी, और जो फ्लैग होगा लोड का वो मूव करेगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसको हम पुली की हेल्प से भी कर सकते हैं। एक टॉप को उसके ऊपर फिक्स करके, जो पुली है वो एक व्हील होती है जिसमें ग्रूव्स होते हैं जो कि रोप को गाइड करते हैं। फिक्स पुली जो होती है उसमें जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का उसकी ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करता है। ऐसा ये काफ़ी इजी है। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी चीज़ को पुल करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन उसको अपवर्ड लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाने होते हैं। तो एफर्ट और लोड जो होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज जो है
फिक्स पुली की वो 1 होती है। फिगर में दिखा रखे 7.12 में। इसके बाद हमारा आता है इंक्लाइन प्लेन क्या होता है। सपोज़ हम एक हैवी बॉक्स को लिफ्ट करते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसको लिफ्ट करते हैं वर्टिकली, तो अपवर्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको F बोलते हैं, जो कि इक्वल होती है वेट के। और जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उसको डायरेक्टली लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली लिफ्ट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन के थ्रू इसको अगर मूव कराने की कोशिश करेंगे तो इसको मूव कराना काफ़ी आसान हो जाता है। जो बॉक्स है उसको स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रख के हम जो भारी वजन है उसको भी ईजिली उठा सकते हैं और हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी इस केस में। एक्सपेरिमेंट भी एक दे रखा है यहाँ पे कि एक स्मूथ प्लैंक ले लेते हैं, जैसे यहाँ दिखा रखा है इसे इस तरह से। ये हमारा प्लैंक है, ये ले लेते हैं, 1.5 मीटर लॉन्ग का है। एक टॉय कार जो है वो ले लेते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस ले लेते हैं, अटैच करते हैं स्प्रिंग बैलेंस को कार्ड पे, अरेंज करो एलिवेटेड जो सरफेस उसको अरेंज करते हैं। और जो टॉप है लो स्टूल, इसका एक टॉप होगा और एक जो बुक है उसके नीचे हम लगा देंगे उसका लेवल जो है ना उसको मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले कार्ड को वर्टिकली लिफ्ट करेंगे स्लोली स्टेडीली, फ्लोर से टॉप की तरफ जो पाइल है बुक्स का वो लगा देंगे और नोट करेंगे जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की। जो रीडिंग है वो नोट डाउन करेंगे स्प्रिंग बैलेंस स्केल की। तो ये रीडिंग है ये इंडिकेट करती है फोर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें कार्ड को लिफ्ट करने के लिए वर्टिकली, और जो कि बराबर होता है कार्ड के वेट के बराबर होता है। नाउ एक प्लैंक ले लेते हैं, जो पाइल है बुक्स का वहाँ पे उसके साइड में लगा देते हैं उसको। जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की वो लेते हैं, जो स्टेप 2 हमने किया था फिर से वही करना है। तो जो एंगल है प्लैंक के बीच में और बेस के बीच में उसको और रिड्यूस कर दो और स्टेप्स को जो है दोबारा से रिपीट करो। रिपीट करने के बाद जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी लार्जर डिस्टेंस पे, तो वो एक सेम हाइट के लिए हो रही होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल्स बता रखे हैं। एक लोड है, उसको ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, स्मॉल डिस्टेंस तक मूव कराया एक लोड को। यहाँ पे एक लोड को स्मॉल डिस्टेंस तक मूव कराया तो लार्जर फोर्स यहाँ पे लग रही है। लार्जर डिस्टेंस हम ले लेते हैं, स्मॉल फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी अगर इस तरह से इंक्लाइन प्लेन हो जाए तब। फिर लार्जर डिस्टेंस स्मॉल फोर्स, बहुत लंबा डिस्टेंस है तो जो फोर्स है वो यहाँ पे कम अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन जो है एक सिंपल मशीन होती है जो हेल्प करता है हैवी लोड को उठाने में और हायर लेवल को भी उठाने में। सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज इसका निकालते हैं। मान लेते हैं जो मास है ऑब्जेक्ट का उसको हम स्मॉल m मान लेते हैं, तो जो वेट है हमारा वो mg हो जाएगा बॉटल का। उसको लिफ्ट करेंगे तो F डैश जो है वो फोर्स F डैश वो फोर्स होगी जो हमें चाहिए होगी उस ऑब्जेक्ट को एक हाइट h तक उठाने के लिए। और जो F है F डैश है जो हमारा वो एफर्ट है, जो लेंथ है इंक्लाइन प्लेन की उसको हम L मान लेते हैं। अगर मूव करेंगे ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड से इंक्लाइन प्लेन पे तो हमारे टोटल वर्क डन बराबर होगा F इंटू एल के। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन जो निकालना है वो हो जाएगा mgh। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से F इंटू एल इक्वल्स टू mgh हो जाएगा। फिर mg और F डैश को यहीं रखेंगे, बाकी L ओपन h यहीं पे रखेंगे। तो mg जो है वो लोड है, F डैश जो है वो एफर्ट है। तो इक्वेशन को मैकेनिकल इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज हमारी हो जाएगी लोड अपॉन एफर्ट। लोड हमारा mg है, एफर्ट हमारा F है, डिवाइड कर देते हैं तो L अपॉन h जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जैसे ये अब यहाँ पे क्या है L जो है काफ़ी बड़ा है, लार्जर है एज़ कम्पेयर टू हाइट, तो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो भी लेस होगी mg में, mg जो है लेस होगी वो जो मैकेनिकल एडवांटेज इंक्लाइन प्लेन की वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर L को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दे, एग्जाम्पल इंक्लाइन प्लेन बनाना है, लंबा बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा, फर्दर जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो एफर्ट चाहिए होगा वो कम हो जाएगा। नाउ लीवर,
लेट अस इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग का स्केल ले लेते हैं, एक पेंसिल ले लेते हैं, 2 से 3 इरेजर ले लेते हैं और एक स्टेपलर ले लेते हैं, या फिर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। प्लेस करो स्केल को पेंसिल के ऊपर। इस तरह से करना है कि जो पेंसिल है उससे क्लोज रहे। एक एंड जो है स्केल का जिस तरह दिखा रखा है इस तरह से इसको ऐसे प्लेस करना है। क्या स्टेपलर जो है वो लिफ्ट अप हो जाएगा? अगर नहीं तो उसका आंसर बताओ। तुम नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे एक हैवी ऑब्जेक्ट जो कि स्टेपलर है, एक एक लाइटर जो इरेज़र है, एक तरफ वो रखा है, एक तरफ लाइटर इरेज़र रखा हुआ है, एक तरफ जो है स्टेपलर रखा हुआ है। जो लीवर जो होता है वो रिजिड बार होता है, जैसे कि स्केल की तरह से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये रोटेट कर फिक्स पॉइंट पे रोटेट कर सकता है ये। उस वाले पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं स्केल का, बीच में जो यहाँ पे पेंसिल लगा रखी है इस तरह से। एवरीडे लाइफ में लीवर जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। लीवर जो होता है उसको 3 मेन पार्ट होते हैं, फल्क्रम, लोअर आर्म और एफर्ट। फल्क्रम एक फिक्स पॉइंट होता है, जहाँ पे फल्क्रम एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पे लीवर के थ्रू उसको रोटेट करना होता है। जो लोड होता है वो फोर्स होती है जो ओवरकम होती है, और एफर्ट जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो होगा। तो जो डिस्टेंस होगा लोड का फल्क्रम से उसको लोड रोड बोलते हैं, और जो डिस्टेंस होगा एफर्ट का फल्क्रम से उसको हम एफर्ट बोलते हैं, एफर्ट आर्म बोल सकते हैं। अगर छोटी सी फोर्स अप्लाई कर दे एक एंड से लीवर के, तो एक लार्जर फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लीवर पे। तो ये इस तरह से कैसे पॉसिबल हो पाता है? जो एंड होता है लीवर का जहाँ पे स्मॉल फोर्स F1 अप्लाई हो रही होती है, तो एक बड़े डिस्टेंस को वो मूव करता है, और जो बाकी जो है वो लार्ज फोर्स पे अप्लाई होती हैं। तो एक हैवियर ऑब्जेक्ट को अगर लिफ्ट करें तो एक स्मॉलर डिस्टेंस डी तक, तो वर्क डन उस पर होगा, तो वो हो जाएगा F1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू F2 इंटू D2। एफर्ट आर्म को इंक्रीज़ करके जो लीवर है उस पर लार्ज फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकता है। अगर उसको कंपेयर करना होगा, लोड जो है उसको कंपेयर करना होगा जितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी उससे। अब यहाँ पे हम एक्टिविटी मान लेते हैं बीम बैलेंस की। बीम बैलेंस की एक्टिविटी दिखा रखी है। एक लॉन्ग स्केल मान लेते हैं, 50 सेंटीमीटर लंबा है वो। जो पीस है स्ट्रिंग का वो ले लेते हैं। 2 पेपर कप्स ले लेते हैं जो कि एक पेन की तरह से एक्ट करेंगे। एडहेसिव टेप ले लेते हैं, पीस ऑफ थ्रेड ले लेते हैं, और आइडेंटिकल कॉइन जो है जो वेट की तरह से एक्ट करेंगे वो ले लेंगे। अब जो स्ट्रिंग है उसको टाइटली बांध देंगे स्केल पे, उसी मिड पॉइंट पे। तो स्ट्रिंग है वो फल्क्रम की तरह से एक्ट करेगा। स्केल को हैंग करेंगे। जो स्ट्रिंग है उसका जो स्टैंड है या हुक है उसका यूज़ करके उसको ऐसे हैंग कर देंगे। जो स्केल है वो बीम की तरह से एक्ट नहीं करेगा। जो फिक्स पेपर कप्स हैं उसके दोनों एंड है बीम के, उसको थ्रेड का यूज़ करके इस तरह से बांध देंगे जिस इसमें दिखा रखा है। जो कप्स हैं वो पेन की तरह से एक्ट कर रहे हैं बैलेंस का। चेक करो कि जो बीम है वो लेवल्ड है या नहीं है। अगर वो टिल्ट होगा तो एडजस्ट कर दो हैंगिंग पॉइंट को पेन के, जब तक दोनों बैलेंस ना हो जाए। जो एक कॉइन जो है लेफ़्ट पेन में रखेंगे उसको एफर्ट बोलेंगे। एक आइडेंटिकल कॉइन जो राइट में रखेंगे उसको लोड बोलेंगे। और ऑब्जर्व करो बीम को जो कहता है हॉरिजॉन्टल। ऐड करो एक और जो कॉइन है उसको ऐड करो रिवर पेन में, तो इस तरह से कि उसमें 2 कॉइन हो। जो हीट की बीम है जो बीम है उसको टिल्ट कर दो। मूव करो हैवी ऑब्जेक्ट को। जब मूव करोगे तो जो बीम है उसको सेंटर के पास लेके आओ। मेज़र करो उसके डिस्टेंस को सेंटर से। रिपीट करो इस वाली स्टेप को 4 से 5 बार रिपीट करो कॉइन के साथ। तो 8वां कॉइन जो होगा वो राइट पैन में होगा। हर टाइम नोट डाउन करो कितना डिस्टेंस जो है, उसका जो डिस्टेंस है उसका सेंटर जो है जो कि बीम को बैलेंस कर रहे हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन। तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉइन जो है लेफ़्ट पेन में वो आ जाएगा, एफर्ट की वैल्यू होगी वो। जो डिस्टेंस है लेफ़्ट पेन में और फुलक्रम में वो आ जाएगा। ये हमारी L1 की वैल्यू होगी।
जो नंबर ऑफ़ कॉइन होंगे राइट पैन में वो लॉर्ड होंगे तो वो N2 का जाएगा, और जो डिस्टेंस होगा राइट पैन का फलक्रम से वो हमारा L2 आ जाएगा वो हमारा। एनालाइज़ करेंगे, टेबल पे रिकॉर्ड करेंगे सारी रीडिंग्स, तो एनालाइज़ करने के बाद भी नेट बैलेंस जो है वो हमारा हो जाएगा N1 इंटू L1 इक्वल टू N2 इंटू L2। अगर एफर्ट आर्म को इंक्रीज़ कर दें तो एफर्ट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी सेम लोड को मूव करने में, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। कैलकुलेट कर सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज जो है इसकी, जो कि होगी ये कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। यहाँ पे जो लोड है वो एफर्ट आर्म है, और जो एफर्ट है वो हमारी लोड आर्म है, उसके बराबर है। फोर्थ आर्म को इंक्रीज़ करके जो लीवर है उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं F2, और लोड पे भी करते हैं, तो जो एफर्ट हो जाएगा वो हमारा F1 होगा। जो लीवर है उसमें एक मैकेनिकल एनर्जी की एडवांटेज होगी जो कि बराबर होगी डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगी, L1 और L2 के बराबर होगी। लीवर का यूज़ करके जो एफर्ट है वो जनरली स्मॉलर होते हैं, बट बहुत लंबे डिस्टेंस तक भी ये मूव कर सकते हैं, तो टोटल वर्क डन जो होगा एजेंसीज का काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है इसकी वजह से। नाउ चैप्टर एंड।